Welcome in Muses Academy. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का म्यूसिस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th का साइंस पढ़ने जा रहे हैं और यह है साइंस का पहला चैप्टर, पौधों में पोषण। यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है पोषण, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में अध्ययन किया है। देखिए पोषण क्या होता है। जो भी हम किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसका अपने शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करने की जो विधि है उसे हम लोग पोषण कहते हैं। अब चलिए एक एक लाइन हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी बुक है मेरे पास और इसमें क्या दिया गया है इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो पौधे हैं क्या उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। एक प्रश्न पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका आंसर लिख सकते हैं ऐसे कि हाँ, पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है और वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे कि शरीर की वृद्धि, शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है। देखिए जितने भी जीव हैं ना, चाहे वो पौधा हो या फिर मनुष्य हो या गाय बैल बिल्ली, कोई भी जीव हो, ठीक है, उनके शरीर के वृद्धि के लिए और शरीर के भीतर जो भी कोशिकाओं में टूट फूट होती है, इन सभी चीज़ों की मरम्मत इत्यादि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है भोजन के माध्यम से। इसका अर्थ ये हुआ कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे के अंदर भी विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे श्वसन होता है, वृद्धि होता है, ये सारी चीज होते रहते हैं उसके अंदर भी, यानी कि उसे भी भोजन की आवश्यकता होती है। आपने पिछली कक्षा में भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। क्लास 6 में आप लोगों ने भोजन के घटक के बारे में पढ़ा होगा। जैसे भोजन के कुछ घटकों का नाम यहाँ पे दिया गया है। भोजन के घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज। ये सब क्या है, ये सब भोजन के घटक हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, जो भी भोजन के घटक हैं उन्हें हम पोषक तत्व भी कहते हैं। आगे देखिए, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत जरूरी है। अब जो ये भोजन के घटक है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि, ये हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए बहुत जरूरी हैं हम लोगों के जीवन में। अब आगे देखिए, आपकी माँ आपके लिए बड़े प्यार से भोजन बनाती है। देखिए हम सभी लोगों की माँ जो होती हैं हम लोगों के लिए बहुत प्यार से क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। आपकी मम्मी भी जब आप स्कूल जाते होंगे या कोई यदि लड़की मेरे वीडियो को देख रही है तो स्कूल जाती होगी, तो मॉर्निंग में उसकी मम्मी क्या करती हैं, उसे भोजन बना करके देती हैं, ठीक है। लेकिन पौधे की तो माँ नहीं होती जो उसके लिए भोजन बनाएगी, तो फिर पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आइए जाने कि पौधे में ऐसा क्या है जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिए जो पौधे हैं उनकी माँ नहीं होती, उनके लिए मम्मी भोजन नहीं बनाती, बल्कि पौधे क्या करते हैं कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, खुद से अपना भोजन बनाते हैं। जब आप लोग भी बड़े हो जाएंगे तो आप लोग भी अपने लिए अपना भोजन स्वयं तैयार करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कि यहाँ पे सब हेडिंग दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। जो पौधे हैं ना, वे अपना भोजन इसी माध्यम से बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। आपने अपनी माता को रसोई में अनेक प्रकार के वस्तुओं से खाना बनाते हुए देखा होगा। जब आप किचन में जाती होंगी तो वहाँ पे देखती होंगी, या जो छोटे बच्चे हैं आप लोग देखते होंगे अपने किचन में कि आपकी माँ क्या करती हैं। आपकी मम्मी जो हैं विभिन्न सामग्रियों से, जैसे आटा, चावल, दाल, हल्दी, नमक, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके भोजन बनाती है। इसी प्रकार जो पौधे होते हैं, हरे पौधे, इसी प्रकार पौधे भी क्या करते हैं, हरी पत्तियों में, पौधे की जो हरी पत्तियां होती हैं वहाँ पे कुछ कच्चे पदार्थ वहाँ पे आते हैं शरीर के विभिन्न भागों से, और उन कच्चे पदार्थों का प्रयोग करके जो हरे पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को यह बात समझना है कि भाई हरे पौधों के लिए कच्ची सामग्री कौन सी है, तो इसके बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे कि हरे पौधे किन कच्ची सामग्रियों का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है आपके बुक में। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भोजन का उत्पादन संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है। जो पादप है ना, मतलब पेड़ पौधे हैं, उनके भोजन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, मतलब भोजन का निर्माण उनका होता है हरी पत्तियों में। कहाँ पे होता है, हरी पत्तियों में। इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्रियां भी कहते हैं। देखो अब जो हरी पत्तियां हैं पौधों की, ग्रीन लिप्स जो होती हैं हरी पत्तियां, वो क्या हैं, हरी पत्तियां जो हैं वो पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। यहीं पे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। भोजन बनाने कि सभी कच्ची पदार्थों का इन खाद्य फैक्ट्रियों तक पहुंचना जरूरी है। अब देखो चूंकि इस पत्ती के अंदर ही भोजन बनना है, तो जितने भी कच्ची सामग्रियां हैं जिसके सहायता से पौधे अपना भोजन का निर्माण करेंगे, उन सब को यहाँ तक प्लांट्स को लाना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपके बुक में कुछ दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है इन्हें भी जाने। यहाँ पे आपको देखिए एक फिगर दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, हरे पौधों की, ये क्या है फिगर, जब हरे पौधे की पत्तियों को आप क्या करते हैं, ब्लेड की सहायता से ऐसे काटते हैं, तो काटने के बाद जब उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो हरे पौधे की पत्तियों में इस तरह से दिखता है। ये देखिए इधर देखिए, बाह्य त्वचा है, भीतर कुछ कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो जो हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। देखिए इसके भीतर ये कोशिका है और कोशिका के भीतर क्या पाए जाते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब इन क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्या होते हैं, हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं। इस हरे रंग के वर्णक मतलब जो वर्णक का अर्थ है रंग ना, पिगमेंट, ठीक है। तो हरे रंग के कौन से वर्णक पाए जाते हैं, इसके भीतर हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो पौधे हैं, पौधे के पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम आप बता देंगे क्लोरोफिल। क्लियर है, ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, जानवरों में यही नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली क्लोरोफिल वर्णक, यहाँ पे उसी के लिए फिगर दिखाया गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया गया है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एक क्रियाकलाप दिखाया गया है, क्रियाकलाप 1। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इस क्रियाकलाप में क्या बताया गया है, करके देखिए। देखिए आपको खुद से करने के लिए एनसीईआरटी बुक में कुछ क्रियाकलाप दिया जाता है। यहाँ पे कौन सा क्रियाकलाप आपको समझाया गया है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। अपने विद्यालय में मिट्टी सहित 2 गमले लीजिए। अब क्या करना है, आपको 2 गमला लेना है। ये जरूरी नहीं कि आप विद्यालय में ही इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, आप अपने घर में भी इस एक्सपेरिमेंट को बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 गमला ले लेना है, उसमें मिट्टी भर लेना है। दोनों गमले में एक तरह के पौधे लगाइए। अब देखिए जो भी गमला आप लिए हैं उन दोनों गमलों में आप क्या करेंगे कि एक ही प्रकार का पौधा लगाएंगे, चाहे आप कोई भी उसमें पौधा लगाइए। एक गमले को अपने रूम में या कक्षा के अंदर रखिए और दूसरे गमले को कक्षा के बाहर धूप में रखिए, ठीक है। 5-7 दिन बाद दोनों पौधों में अंतर देखिए। अब क्या करना है, 5-7 दिन के बाद दोनों पौधों का परीक्षण करना है आपको। 5-7 दिन बाद दोनों पौधों में अंतर देखिए। आपने अवलोकन, अब जो भी आप अवलोकन करते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं, उसको आपको अपने कॉपी में लिखना है और शिक्षक के साथ चर्चा करना है। आप पाएंगे कि जिस पौधे को आपने सूर्य के प्रकाश में बाहर रखा था वह पौधा तो जीवित रहा। देखिए जैसे यहाँ पे ये पौधा आपको दिख रहा होगा, इसको सूर्य के प्रकाश में रखा गया था तो ये पौधा तो क्या रहा, हरा भरा जीवित रहा। लेकिन जिस पौधे को आप भीतर रखे थे, जिसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पा रहा था, जिसको आप छाया में रखे तो वह पौधा धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज दिखाया गया है। आगे देखिए, आपने देखा कि छाया में रखे गए गमले का पौधा मुरझा गया जबकि खुले में रखे गए गमले का पौधा खिला हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, तो क्या चित्र 0.12b, अब यहाँ पे देखिए चित्र 0.12b यहाँ पे दिया गया है, में दर्शाया गया पौधा सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के कारण स्वस्थ पाया गया। अब देखिए चूंकि ये जो पौधा था, यहाँ पे देखिए ये जो पौधा है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सूर्य का प्रकाश इस पौधे को मिल रहा है, सनलाइट इस पौधे को मिल रहा है, ठीक है। और इसी सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के कारण यह पौधा कैसा है, स्वस्थ पाया गया। क्यों भाई, चूंकि
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए और किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर जो पौधे हैं उनको तो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए एक बात तो हम लोग समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपस्थित होना एकदम अनिवार्य है। अब इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए और किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, अब चलिए अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे जो पहला चीज है वह है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? क्लोरोफिल वर्णक की आवश्यकता होती है जो पौधों की हरी पत्तियों में पाई जाती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। दूसरा है, पहला तो समझ गए क्लोरोफिल। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे कैसे लेते हैं? तो देखिए जो पौधे की हरी पत्तियां होती हैं ना, हरी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इन्हें हम लोग कहते हैं रंध्र। रंध्र की सहायता से जो हवा हम लोग जो श्वास के रूप में लेते हैं उसी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। तो इसी रंध्र की सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के भीतर चले जाते हैं। और आगे क्या होता है? तो चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि आगे आपको क्या बताया गया है आपके बुक में। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को समझना है वह है जो अनिवार्य घटक है कि इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, उसका क्या नाम है? जल एवं खनिज। अब देखो जल और खनिज लवण पौधे क्या करते हैं? मिट्टियों से प्राप्त करते हैं। कहां से? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। जो मिट्टी से पौधे के जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, और जो पौधे हैं अपने जड़ के माध्यम से मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। एवं सूर्य की प्रकाश भी पौधे के लिए अनिवार्य है। तो इसके बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के साथ इन कच्चे पदार्थों से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो इन सारे कच्चे पदार्थों का उपयोग करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधों द्वारा भोजन तैयार किया जाता है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है। अब थोड़ा सा इस प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है, और देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हरे पौधे, अब देखिए इसका क्या डिफिनीशन दिया गया है? हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन, मुख्यतया ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे में एक आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है? हवा में। और जल कहाँ? मिट्टी से लाया जाता है। इन दोनों चीजों को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में रंध्र के माध्यम से कहाँ पे? हरी पत्तियों में पहुंचते हैं, और जल को कहाँ से? मिट्टी से लाया जाता है, जड़ के द्वारा चूस करके और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और इन दोनों चीजों का प्रयोग करके किसके? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ये दोनों आपस में क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, और ये जो ऑक्सीजन है, अभी जैसा कि हम वहां पे बताया था ना कि पत्तियों में छोटी छोटी रंध्र पाई जाती हैं, तो इस रंध्र के माध्यम से क्या होते हैं? ये O2 जो है बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और इस O2 का प्रयोग क्या होता है? हम लोग श्वास लेने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों CO2, ठीक है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 12 अणु आपस में अभिक्रिया करके और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज के 1 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु और जल के 6 अणु का निर्माण करते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखिए यहाँ पे इसके लिए एक फिगर भी दिया गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये फिगर
क्या बता रहे हैं हम लोगों को। देखिए यहाँ पे एक पौधा है, पौधे के यहाँ पे जड़ दर्शाए गए हैं। इस जड़ के माध्यम से ये जो H2O लिखा हुआ है यानी कि जल है, जल क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं और धीरे धीरे ये पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के द्वारा ये पत्तियों तक आते हैं और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। और पत्तियों में क्लोरोफिल है जिसके चलते इसका रंग क्या है, हरा है। और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से यहाँ शर्करा बन रहा है और ऑक्सीजन जो है उन्हीं रंध्र के माध्यम से वातावरण में निर्मोचित किए जा रहे हैं या मुक्त किए जा रहे हैं। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं और नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कि अब आप लोगों को क्या बताया गया है। मैं थोड़ा सा पेज को पहले एडजस्ट कर लेता हूं। अब आप लोगों को दिख रहा है, अच्छे से विजुअल है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है। क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है? हाँ जी बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि उसकी बिना उसके उपस्थिति के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। आइए क्रियाकलाप द्वारा इसे जानने का प्रयास करें। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है या नहीं है, इसके लिए एक क्रियाकलाप आपके बुक में दिया गया है जिसको हम लोग क्रियाकलाप 2 के माध्यम से समझेंगे। अब चलिए इस क्रियाकलाप को समझने का कोशिश करते हैं। एक पौधा होता है क्रोटोन या कोलियस। क्या होता है? क्रोटोन या कोलियस। इस पौधे के पत्तियों को ले लेना है, चित्तीदार पत्तियों को लेना। अभी नीचे फिगर दिया गया है तो अभी फिगर भी हम लोग समझेंगे। इनकी पत्तियों को तोड़ लेते हैं। इन पत्ती को क्या करते हैं कि बीकर में डालकर और बीकर में पानी ले लेते हैं, ठीक है। और उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, उबालते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर इस पत्ती 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रुकेंगे, 1 मिनट, दिख रहा है क्लियरली, विजुअल है। फिर इन पत्ती को एल्कोहल वाले बीकर में हम लोग डालते हैं और फिर क्या करते हैं कि एक बीकर में हम लोग एल्कोहल ले लेते हैं। एल्कोहल मतलब दारू, ठीक है। अब एल्कोहल में डाल करके उसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं फिर से। अब एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालिए। अब क्या देखिए, अब एल्कोहल में जब हम लोग पत्ती को डालते हैं, देखिए बीकर का जो बात चलता है, बीकर ऐसा होता है, ऐसे 1 मिनट, इस तरह से कांच का बना हुआ एक छोटा सा क्या होता है, इस तरह से जार जैसा होता है, इसको बीकर हम लोग बोलते हैं। इसी में पत्ती को रख करके क्या किया जाना है, उबाला जाना है, ठीक है। तो क्या होता है, अब एल्कोहल में जब इसको रखेंगे तो एल्कोहल को हम लोग डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एल्कोहल में आग लग जाता है ना, इनफ्लेमेबल होता है, उसमें आग पकड़ लेता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक टब लेते हैं और उस टब में पानी भर लेते हैं, ठीक है। इस टब में क्या करेंगे, पानी भर लेंगे और गर्म पानी में इस एल्कोहल में पत्ती को रख करके तब इस एल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, उबालते हैं। अब इसको उबालने से क्या होगा कि जो पत्ती है, पत्ती में जो हरा वर्ण क्लोरोफिल मौजूद है वो एल्कोहल में घुल जाता है, ठीक है। इस एल्कोहल में वो घुल जाता है, जिसके चलते पत्ती कैसी हो जाती है, पत्ती हो जाती है रंगहीन। मतलब जो पत्ती का हरा कलर है वह खत्म हो जाता है, उड़ जाता है और पत्ती कैसी हो जाती है, रंगहीन हो जाती है। उसके बाद उस अच्छी तरह से पत्ती को धो करके और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पेट्री डिश में ले लेते हैं। पेट्री डिश इस तरह का एक कांच का बना हुआ इस तरह से एक पात्र होता है, ठीक है। इसमें अब हम लोग पत्ती को ले लेंगे और पत्ती को पेट्री डिश में लेकर के क्या करेंगे, उसका अब अध्ययन करेंगे, ठीक है। कैसे अध्ययन करेंगे अभी आगे आपको बताया गया है, ठीक है। पेट्री डिश में लेने के बाद क्या करेंगे कि इन पत्तियों पर हम लोग आयोडीन की कुछ बूंदे टपकाएंगे, डाल करके देखेंगे। तो जिस पत्ती का रंग क्या बताया गया है, जिस पत्ती का रंग बदल जाता है, अभी कैसा रंग बदलता है अभी आगे आपको बताया गया है। देखिए जब आप क्लास 6 में पढ़ रहे थे तो उस समय आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए एक आयोडीन का उपयोग करके आप लोगों को बताया गया था। तो वही टेस्ट अभी हम लोग करने वाले हैं। यहाँ देखिए प्रकाश, अभी आप लोगों को एक फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता दर्शाती क्रोटोन की पत्तियां। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या बताया गया है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं बुक को, उसके बाद तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ हरी पत्तियों वाले भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। जो हरी पत्ती वाले भाग हैं उनका रंग कैसा हो जाता है, गाढ़े नीले कलर का हो जाता है। परंतु सफेद पत्तियों वाला जो भाग है, मतलब जिस पत्ती को हम लोग एल्कोहल में रखे थे और जिसका क्या हो गया था, रंग कैसा हो गया था, एल्कोहल में गर्म करने के चलते पत्तियों का रंग
बदल गया था, मतलब वो रंगहीन हो गया था क्योंकि उसका क्लोरोफिल हट गया था। तो वैसे पत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सफेद पत्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होने के कारण उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, न स्टार्च मंड का निर्माण हुआ। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो यहां तक की बात हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए, चूंकि यहां तक अब हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अब आप लोगों को कुछ प्रश्न का उत्तर देना है। अब आप लोगों से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका उत्तर, ठीक है। पहला आपका प्रश्न है, हरी पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है? याद कीजिए अच्छे से। तो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके चलते वह, या फिर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं, जिसके चलते वो क्या प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। दूसरा देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थों के नाम लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ ही साथ जल है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति पे वहां पे अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो इसके लिए समीकरण मैं आप लोगों को बताया हूं, तो उसको भी आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे अपने कॉपी में। तो अब मैं आशा करता हूं कि ये जितने भी प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से अब आप दे सकते हैं। चलिए अब यहां पे देखते हैं। हमने देखा कि पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या इसके लिए पत्तियों में छिद्र होते हैं? तो मैं पहले ही बताया हूं कि पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, और रंध्र के माध्यम से ही पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भीतर लेती हैं और ऑक्सीजन को अपने भीतर से बाहर की ओर मुक्त करती हैं। पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं रंध्र। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अब देखिए, जो रंध्र है, रंध्र को इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। चलिए अब हम लोग रंध्रों के बारे में समझते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वारा कोशिकाओं, देखिए ये जो रंध्र होते हैं, ठीक है, ये द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रंध्र का फोटो बना करके समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास एक पेज है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रंध्र का थोड़ा सा फोटो बना के दिखा देता हूँ। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा होता है। ये देख रहे हैं, इसके बगल में ये है द्वार कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिका, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिका। और ये जो आपको बीच में ये वाला स्थान दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र छिद्र। क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को। अब चलिए हम लोग बुक में समझते हैं। देखिए कहता है कि यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। किसके द्वारा घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। ये पत्तियों के दोनों ऊपरी तथा निचली भाग में पाए जाते हैं। अब जो लिप्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर की तरफ भी पाए जाते हैं और नीचे की तरफ भी ये पाए जाते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा पेज को पहले एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो पत्ती है, तो पत्ती के ऊपर साइड में भी रंध्र पाए जाते हैं और पत्ती के नीचे साइड में भी रंध्र पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक रंध्र दिखाया गया होगा। रंध्र में दिख रहा है ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिका, ठीक है। आगे चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे क्या बताया गया है। क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुंचते हैं? देखिए जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक पहुंचते हैं, आगे बताया गया है कि क्या जल और खनिज लवण भी वैसे पहुंचते हैं? तो नहीं, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। देखिए एक विशेष प्रकार का जो तना होता है ना, देखिए थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा फोटो बना करके। अब देखिए क्या है कि जैसे एक पौधा है, ठीक है, तो पौधे का देखिए यहाँ पे जड़ है, इस तरह से इसका जड़ है, दिख रहा होगा, और यहाँ पे इसकी क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है। तो इसके भीतर बहुत पतले पतले क्या होते हैं, पाइप के जैसे संरचना होते हैं, ठीक है। और इन संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाहिका कहते हैं। मतलब इसके तना में बहुत पतली पतली पाइप की तरह की संरचनाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जिन्हें हम लोग वाहिकाएं कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। तो जड़ के द्वारा जल को अवशोषित करके इन्हीं वाहिकाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या बताया गया है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाएं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, ठीक है। पौधों में पदार्थों के परिवहन के बारे में आप आगे के अध्याय में
जानेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो सभी प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और फिर उन्हीं पेड़ पौधों को हम लोग खाते हैं, मतलब मनुष्य खाते हैं और जितने भी जानवर हैं वे खाते हैं। तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे तो अपना भोजन बना नहीं पाएंगे, तो पौधे को तो भोजन नहीं मिलेगा और साथ ही साथ हम लोगों को भी और दूसरे जीव जंतुओं को भी भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए, भोजन तो मिलता ही है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसके साथ ही साथ जितने भी जीव हैं उन्हें ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही मिलता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है कि पौधे वायुमंडल से प्रकाश को लेते हैं और क्या करते हैं भाई, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर मुक्त करते हैं रंध्र के माध्यम से, ठीक है। जिससे क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन हमेशा बना रहता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना भी असंभव है। इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना असंभव हो जाती है। अब समझे सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान क्यों चलाया जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके स्कूल में और समय समय पर सरकार के द्वारा ये जो पेड़ लगाने की प्रक्रिया है, जिसे हम लोग वृक्षारोपण बोलते हैं, यह अभियान क्यों चलाया जाता है। तो इन तीनों कारणों से ही वृक्षारोपण किया जाता है। पहला तो हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही भोजन की आपूर्ति होती है, इसके चलते पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। दूसरा, हम लोगों को पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलता है और साथ ही साथ पारिस्थितिक संतुलन भी इसके चलते बना रहता है। आगे देखिए, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। यहाँ पे देखिए हरे रंग की पट्टी में क्या बताया गया है। इस बढ़ते हुए आधुनिक औद्योगिक युग में पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वृक्षारोपण, वन महोत्सव आदि को प्रोत्साहित करना चाहिए एवं बच्चों में पौधों की उपयोगिता और प्रेम को जागरूक करना चाहिए। ये सब शिक्षकों के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, वातावरण को संतुलित करता है। आगे देखिए, क्या सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाती हैं या, आइए इनके बारे में चर्चा करें। अब देखिए, एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से। आप ही लोग बताइए, क्या सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर है कि नहीं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर भी निर्भर होते हैं। देखिए यहाँ पे, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होते हैं। आप देखे होंगे कि पौधों में हरी रंग की पत्तियां तो होती ही हैं, साथ ही साथ कुछ पीले रंग की पत्तियां होती हैं, कुछ लाल रंग की पत्तियां होती हैं, कभी कभी वाइट कलर की भी पत्तियां हो जाती हैं। तो वहाँ पे भी वर्णक होते हैं। अब थोड़ा सा पेज को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद तो आगे हम लोग अपने चर्चा को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, डिफरेंट टाइप्स के लिप्स दिखाए गए हैं। अलग अलग विभिन्न प्रकार की पत्तियां यहाँ पे दिखाई गई हैं जो अलग अलग कलर की हैं। पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऐसा नहीं समझना है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है ना, यहाँ पे भी क्लोरोफिल है, इसलिए यहाँ पे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त गहरी लाल, बैगनी, भूरे रंग या अन्य रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण कर सकती है? हाँ, वे भी प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। सिर्फ जो ये हरा भूरा कलर है, यह क्लोरोफिल को ऊपर से ढक लिया है। आगे देखिए, क्या आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग की चिकनी सतह के तंतु के आकार वाले पौधों को देखा है? जब आप
कभी अपने शहर में या आस पड़ोस में कहीं पे पानी जमा हुआ देखते होंगे बरसात के दिनों में, तो या फिर किसी तालाब में जो पुराना तालाब होगा तो उसके सतह पर आप देखते होंगे कि हरे हरे रंग का कुछ उग आया है, पूरा पानी हरा रंग का हो गया है, और उसको जब छू के देखोगे तो चिकना चिकना अनुभव होगा। ये जो चिकने रंग का तंतु है उस पे, इसको हम लोग बोलते हैं शैवाल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एल्गी। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एल्गी। ये शैवाल हैं, इसमें भी क्लोरोफिल होता है मेरे प्यारे बच्चों, हरे रंग के वर्णक इसमें भी होते हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः ये भी स्वपोषी हैं। अब देखिए एक यहाँ पे वर्ड आया है स्वपोषी। स्वपोषी जीव वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो यहाँ पे हरे पौधे और साथ ही साथ जो यहाँ पे शैवाल दिया गया है, ये दोनों स्वपोषी के उदाहरण है। यहाँ पे देख सकते हैं एक तालाब का दृश्य दिखाया गया है और इसके ऊपर हरे रंग का ये यहाँ पे शैवाल उगा हुआ है। चलिए अब आगे समझते हैं कि आगे आपके बुक में क्या बताया गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करती हैं। तो क्या आप लोगों को याद है? तो हाँ, बिल्कुल याद होगा आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि पत्ती वायुमंडल से रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्या रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो अभी आप लोगों को समझाएं कि हाँ, रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। सिर्फ जो रंग बिरंगे वर्णक हैं वो क्लोरोफिल को ढक लेते हैं। आगे देखिए, अब हम कह सकते हैं कि पोषण की वह विधि है, अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। मैं आपको अभी तुरंत ये बताया हूं कि स्वपोषण का क्या कहलाता है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, वे उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं, और अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्या भोजन ग्रहण करने की कोई अन्य विधि भी है? हाँ, भोजन देखो, अब तो एक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन ग्रहण किया जा रहा है, पौधों के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ भोजन का ग्रहण करने की अन्य विधियां भी है, जिसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आखिर वो कौन सी विधि है। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, पर पोषण या विषम पोषण कहलाते हैं। देखो, जो ये पर पोषण या विषम पोषण है, इसमें जो जीव हो है वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। अब देखो, यहाँ भोजन बनाने का तात्पर्य नहीं है कि घर के किचन में भोजन नहीं बना सकते, वहां पे तो वो भोजन बना ही सकते हैं, लेकिन वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके अपना भोजन ये संश्लेषित नहीं कर सकते, यानी कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो वैसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं? वे विषम पोषी कहलाते हैं, और उनमें जो पोषण की विधि है वो विषम पोषण कहलाती है। क्लियर है? इसको हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे देखिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी कहलाते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अतः सारे पशु एवं मानव परपोषी होते हैं। क्लियर है? तो यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया गया है। क्या पौधे भी विषमपोषी हो सकते हैं? देखिए, कुछ पौधे ऐसे हैं जो विषमपोषी होते हैं, तो इसके संबंध में अभी हम लोग समझते हैं आगे क्या बताया गया आपके बुक में। पौधे सामान्यतः स्वपोषी होते हैं। देखिए, जितने पौधे हैं ना वो साधारणतया कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, मतलब वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परंतु कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, वे अपने भोजन के लिए क्या है? अन्य पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर
निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये भोजन बनाने के लिए कैसे, भोजन ग्रहण करने के लिए विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, नीचे के चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए नीचे एक चित्र आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आप भी जब कहीं पे सड़क के किनारे से गुजरते होंगे तो कभी कभी पेड़ पे इस तरह से पीला पीला धागा नुमा संरचना आप लोगों को दिखता होगा पूरे पेड़ पे लिपटा हुआ। ठीक है, ये क्या है भाई? क्या आपको वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये जो संरचना है ये सब अमरबेल है। क्या है? अमरबेल की लताएं हैं। ये अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। अब देखो जिस पेड़ पे ये अमरबेल होगा ना, ये पीला पीला वाला, उसी पेड़ से ये क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये क्या है, ये पीला पीला जितना दिख रहा है, ये पेड़ के ऊपर रस्सी नुमा संरचना, ये सब अमरबेल हैं। ये क्या करते हैं, ये पेड़ से ही, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आपने देखा कि अमरबेल अपने भोजन के लिए दूसरे वृक्ष पर निर्भर रहता है, इसलिए यह एक परजीवी है। देखिए वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और उससे दूसरे जीव से भोजन लेते हैं और बदले में दूसरे जीव को कोई मदद नहीं करते, तो इस प्रकार के पोषण को हम, इस प्रकार के जीव को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि परजीवी विषमपोषी का ही एक प्रकार है। अब देखिए विषमपोषी पोषण जो है उसका एक प्रकार क्या है, परजीवी। ठीक है, आगे देखिए, क्या विषमपोषी पौधे में पोषण की विभिन्न विधियां हैं? हाँ जी, जो विषमपोषी पौधे हैं उनमें पोषण की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। अब एक एक करके उनके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि विषमपोषी पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहला नंबर, विषमपोषी पोषण की जो सबसे पहली विधि है वो है परजीवी पोषण। क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो अभी हम लोग इसके बारे में समझते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जीव होता है वह अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है। जैसे जो जू होता है ना, जू के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो जू क्या होते हैं, किसी के बाल पे रहते हैं। हम लोग मतलब जो मनुष्य हैं उनके बाल पे हो जाते हैं, जानवरों के बाल पे रहते हैं, उनके शरीर पे रहते हैं और उनसे खून चूसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जू हुए वे क्या हो गए, वे हो गए परजीवी। और इस प्रकार का पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो यहाँ पे जीव हो गया, मतलब जो जू का बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, परजीवी हो गया। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखो चूंकि जू जो है वो हम लोगों के बाल में रहता है, तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग हो गए पोषी। मतलब चूंकि हम लोग भोजन दे रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं, किसको भाई, जू को। और जू क्या हो गया, जू हो गया यहाँ पे परजीवी, पैरासाइट हो गया। ठीक है, अब जैसे अमरबेल का यहाँ पे उदाहरण हम लोग लिए थे, तो देखिए यहाँ पे अमरबेल जो है इस पौधे के ऊपर है, तो अमरबेल क्या हो गया, परजीवी। और ये जो पौधा है यह हो गया पोषी। तो यहाँ पे आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पौधे में इसका उदाहरण है अमरबेल तथा परजीवी मिसल्टो। एक और पौधा होता है मिसल्टो, ठीक है, जिसे आकाश बेली भी कहते हैं, तथा रेफ्लेसिया जो जड़ परजीवी है। देखिए यहाँ पे एक रेफ्लेसिया दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, पौधों के जड़ में पाया जाता है। यह एक जड़ परजीवी का उदाहरण है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। पहले मैं पेज को थोड़ा आप लोगों के लिए एडजस्ट कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में समझना शुरू करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मृतजीवी पोषण। सबसे पहला हम लोगों ने परजीवी पोषण पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मृतजीवी पोषण के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए इसको इंग्लिश में बोला जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए पोषण की विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा क्या है, बुक लंबा है तो ये थोड़ा सा बाहर चला जा रहा है, इसको ना थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूँ, मिनिमाइज करके आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपको दिखेगा अच्छे से, बच्चे दिख रहा है, अब ढंग से दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो मृतजीवी पोषण के इसको देखते हैं। पोषण की विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं।
फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कवकों के प्रकार हैं मृतजीवी पोषण के उदाहरण। देखो मुख्य रूप से इस प्रकार के पोषण में क्या होता है कि जो जीव हैं वे सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं, ठीक है, मृत पदार्थों पे उगते हैं और उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये फफूंद क्या होते हैं? अब देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है फफूंद। अब ये फफूंद क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे आप लोग कहीं पे जब डबल रोटी मतलब पाव रोटी है, यहाँ पे देखिए एक ब्रेड का टुकड़ा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो क्या है बरसात के दिनों में या नमी वाले स्थान पे जब हम लोग इस पे फेंक देते हैं तो इस पे हरा हरा रंग का आ जाता है। या आपके घर में मम्मी अचार बनाती होंगी तो अचार के ऊपर भी देखते हैं कि जब पुराना हो जाता है अचार तो उसमें पीले रंग का या हरे रंग का कुछ धागे नुमा संरचना आ जाता है। तो ये जो धागे नुमा संरचना दिख रहा है यही है फफूंद। तो यहाँ पे आप लोगों को फफूंद दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या क्रियाकलाप 3 में बताया गया है। ब्रेड या पावरोटी का एक टुकड़ा लेकर के इसे पानी में भिगो दीजिए। सबसे पहले एक पावरोटी का टुकड़ा लेना है और उसको पानी में भिगो लेना है। किसी नम या उष्ण स्थान में इसको छोड़ देना है 2-3 दिन के लिए और उसके बाद इसके ऊपर जो धब्बे पड़े हुए हैं उसका आप लोगों को अवलोकन करना है और माइक्रोस्कोप की सहायता से आपको इसको देखना है कि आखिर यहाँ पे क्या है। चलिए अब दूसरे पेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस पेज में क्या बताया गया है। अब थोड़ा सा फिगर को मैं बड़ा कर लेता हूं, चूंकि अब क्या हो गया, अब जो बुक है अब हम लोगों के पास आ गया है। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, अब अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं। आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़ेगी। ये संरचनाएं ही फफूंद या कवक हैं, ठीक है। फफूंद अचार, चमड़े, कपड़े, अनाजों आदि अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। ये उन चीजों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट तथा अनुपयोगी हो जाते हैं। अब ये जो फफूंद है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ज़्यादातर फफूंद क्या है, ये रोग फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं और हम लोगों के जो चमड़े के सामान हैं और खाने पीने की वस्तुएं हैं उनको क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। लेकिन कुछ फफूंद ऐसे भी हैं जो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे जो हम लोग मशरूम खाते हैं, ठीक है, वो उसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ कुछ फफूंद ऐसे होते हैं जिनसे हमें दवाइयाँ भी प्राप्त होती हैं। समान कवकों के बीजाणु, अब देखो जो कवक होते हैं, कवक क्या करते हैं कि छोटे छोटे बीजाणु उत्पन्न करते हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोटो बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए जो कवक होते हैं ना, कवक का जो शरीर होता है कुछ मान लीजिए इस तरह का अगर इनका शरीर है तो इसके शरीर से लगे हुए छोटे छोटे ऐसे इस तरह से बीजाणुधानी होते हैं और इस बीजाणुधानी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं। अब क्या होगा कि जब ये बीजाणुधानी फट जाते हैं तो इससे क्या, ये छोटे छोटे जो बीजाणु हैं ये हवा में उड़ते हैं और तैरते रहते हैं हवा में, ठीक है। तो और जब बरसात का दिन आता है तो यही फिर क्या होते हैं, ये बीजाणु ग्रो करके ये क्या करते हैं, इनमें अंकुरन होता है और इससे फिर नया फफूंद उत्पन्न हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे आप लोगों को समझाने का कोशिश किया गया है कि सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे हवा के झोंकों से किसी ऐसे द्रव्य, जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ये तेजी से फैल जाते हैं। पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में कवक के कारण कई प्रकार के रोग भी होते हैं। अब देखिए जो पौधे हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, इनमें कई प्रकार के रोग इत्यादि होते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं यहाँ क्या दिया गया है, इन्हें भी जानो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। अभी आपको हम समझाए थे कि छत्रक के बारे में। तो जो ईस्ट होता है एक कोशिकीय इस तरह का छोटा सा जीव होता है, एक कोशिका वाला, ठीक है। हम लोगों की जो मम्मी होती हैं या फिर हलवाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, ईस्ट का पाउडर आता है, जैसे आटा होता है ना घर में, उसी तरह का पाउडर होता है ईस्ट का। उसका एक चुटकी प्रयोग में किया जाता है खाना बनाने के लिए। उससे जैसे जब आप लोग क्या खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, तो भटूरा जब बनाना होता है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ कवकों का उपयोग औषधियों के रूप में भी होता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कीटभक्षी के पास, ठीक है। तो ये जो कीटभक्षी पोषण जो है ये क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं कि भाई कीटभक्षी पौधे कैसे होते हैं। कीटभक्षी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस। देखिए इसका उदाहरण है घटपर्णी। घटपर्णी का जो पौधा है यह कीटभक्षी होता है। घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। इसके पोषण की विधि सबसे अलग है। आप जानते हैं कि ये पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? देखिए जो घटपर्णी का पौधा है
ये क्या करता है, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही करता है। लेकिन अब आगे क्या होता है, इसकी स्टोरी को थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे पौधे कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा पचा जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो ये भोजन ग्रहण करते ही हैं, साथ ही साथ ये कीट को भी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या किसी भी अन्य रंग के हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक घटपर्णी का पौधा दिखेगा सुंदर सा, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए घटपर्णी का एक पौधा है। इसमें देखिए ये घड़े के समान जो संरचना बनी हुई है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कोई भी कीटाणु जब जाता है अंदर तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और ये क्या करता है कि उसका पाचन कर देता है। हालांकि इसमें भी पत्तियां पाई जाती हैं, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। घटपर्णी के पौधे को हम लोग पिचर प्लांट कहते हैं, पिचर का पौधा कहते हैं। ये घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है इनमें। ये घड़ा है और इसका क्या है, ये यहाँ पे देखिए, एक मिनट बच्चे, ये घड़ा है और यहाँ पे क्या है, ढक्कन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। घटपर्णी या कलश पौधा, अब हम लोगों के पास इसके बारे में बताया गया है तो इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा और ब्लेडर वर्ट आदि क्या हैं, कीटभक्षी पौधों के कुछ उदाहरण हैं। चलिए, कीटहारी ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। मतलब वैसे पौधे जो कीटों को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उनको हम लोग कीटभक्षी पौधे कहते हैं। कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखो, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ना, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बताया हूं। पर वे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? वे कीटों का भक्षण अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। ये अधिकांश कीटभक्षी पौधे वैसे जगह पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे क्या करते हैं, कीटों का भोजन करते हैं। अब चलिए, अब हम लोग एक नए प्रकार के पोषण के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सहजीवी पोषण या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ये सब विषमपोषी पोषण के ही प्रकार हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझना है। सहजीवी पोषण भी कैसा है, विषमपोषी पोषण का एक प्रकार है। क्या आप दो जीवों के सहसंबंध के बारे में सुने हैं? जैसे आपके मित्र होते हैं ना और आप होते हैं तो आप लोगों के बीच में क्या होता है, सहसंबंध होता है ना। आपका मित्र कभी आपको चॉकलेट देता है, कभी आप उसको चॉकलेट देते हैं, कभी आपका नोट्स वो लिख देता है, कभी आप उसका नोट्स लिख देते हैं, तो ऐसे सहसंबंध आप लोगों के बीच में चलते रहता है। यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं। ये अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे की मदद करते हुए साथ बांटते हैं तो ऐसे सहजीवी संबंध कहलाते हैं तथा ऐसे जीव सहजीवी कहलाते हैं। जब दो जीव जो है वे क्या होते हैं, साथ साथ रहेंगे और वे अपना भोजन, आवास इत्यादि एक दूसरे में बांटते रहते हैं, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए इसका उदाहरण थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो देखिए, सहजीवी संबंध का उदाहरण होता है लाइकेन। ये देखिए एक पौधा है लाइकेन का। ये लाइकेन का पौधा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है और यह स्वच्छ जगह पे उगता है जहां पे वातावरण में प्रदूषण होता है, वहां पे यह पौधा नहीं उगता है। ये लाइकेन का पौधा है। लाइकेन स्वपोषी। अब देखो, जो लाइकेन का पौधा है इसमें दो जीव होते हैं, पहला होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। शैवाल और कवक के सह अस्तित्व से, माने दोनों के साथ साथ आने से, साथ साथ रहने से लाइकेन बनता है, ठीक है। अब देखिए, लाइकेन साधारणतः वृक्षों के तनों पर या पुरानी नमी युक्त दीवारों पर उगता है। ये जो लाइकेन है ये कहाँ उगते हैं, वृक्ष के तने पर या पुराने नमी युक्त कोई दीवार है तो वहां पे ये उगते हैं। शैवालों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अब देखो, चूंकि इसमें दो जीव एक साथ शामिल हैं, एक है शैवाल और दूसरा क्या है, कवक। तो क्या कहता है कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। एक कवक शैवाल को रहने के स्थान, अब देखो जो कवक है यहाँ पे, ये शैवाल को रहने के लिए आवास देता है और साथ ही साथ जल और पोषक तत्व उन्हें उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है और यह भोजन दोनों मिल बांट करके आपस में खाते हैं। इस तरह से दोनों के बीच में सहसंबंध चलता है। अब सहजीवी संबंध की एक और उदाहरण पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है यह संबंध? मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति में भी सहायक है, परंतु यह पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है?
आप जानते हैं कि पौधे मिट्टी से खनिज, पोषक तत्व एवं जल अवशोषित करते हैं। आपको भी पता है कि जो पौधे हैं वो जल और पोषक तत्व कैसे ग्रहण करते हैं। मैं अभी पीछे आप लोगों को बताया था कि मिट्टी से वे क्या करते हैं, जल और पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से? जड़ के माध्यम से अवशोषित करते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ये बात तो आप जान रहे हैं। अतः मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार क्या होती है, कम होते रहती है। अब जो पौधे हैं वे क्या करते हैं, पोषक तत्वों को तेजी से लेते रहते हैं, तो मिट्टी में उसकी कमी होते रहती है। ठीक है, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या होता है, अब आइए थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक किसान का फिगर आपको दिख रहा होगा। ये किसान क्या कर रहा है, ये किसान खेत में उर्वरक छिड़क रहा है। ठीक है, क्या आपने किसानों को अथवा माली को अपने खेत या आंगन के बगीचे में खाद या उर्वरक डालते हुए देखा है? हाँ बिल्कुल, आप लोग देखे होंगे। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि जब धान की खेती होती है या मक्के की खेती होती है, उस समय जो किसान होते हैं वे क्या करते हैं, अपने खेतों में उर्वरक डालते हैं। आप लोग जरूर देखे होंगे, आपके घर के आसपास अगर खेती बाड़ी होता होगा। अगर नहीं होता होगा तो आप लोग अपने पिताजी या माताजी से पूछ सकते हैं या बूढ़े दादा दादी से पूछ सकते हैं। लगातार लंबे समय तक पौधों द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण लेने से उसमें व्याप्त पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है। जो मिट्टी होती है ना, उसमें पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस इत्यादि मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देखो क्या होता है, जो पौधे हैं जब लगातार इन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं तो मिट्टी में इसकी कमी हो जाती है। मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए और पुनः मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी न हो, इसलिए उसमें क्या किया जाता है, मृदा में उर्वरक या खाद हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। इससे पौधों की वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मृदा में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन सामान्यतः प्राकृतिक विधि से होता रहता है। जैसे देखो जो पौधे हैं वो मिट्टी से हालांकि क्या पोषक तत्वों को तो लेते रहते हैं, लेकिन प्रकृति पुनः उसको क्या करती है, मिट्टी में पुनः पूर्ति करते रहती है प्राकृतिक विधि से। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि बहुत अधिक जब हम लोग किसी एक खेत में फसल ले लेते हैं तो उसमें कुछ क्या होती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, परंतु पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन, जो पौधे होते हैं वे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। लेकिन जो वातावरण में नाइट्रोजन होता है उसका उपयोग पौधे सीधा नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या होता है कि पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप मतलब जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में सबसे पहले बदलते हैं और उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं। अब देखिए कुछ जीवाणु तो आप लोग समझते हैं, जीवाणु बहुत छोटे जीव होते हैं जिनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है उनको क्या करते हैं, ये पौधों के उपयोग के लायक बना सकते हैं। इनके अंदर यह क्षमता होती है। स्थिरीकरण का अर्थ यही हुआ ना कि वायुमंडल में जो हवा में नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको पौधे के उपयोग के लायक बना सकते हैं। कौन? ये जीवाणु बना सकते हैं। ठीक है, तो स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर देते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, राइजोबियम एक ऐसा ही जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, पौधों के उपयोग के लायक यौगिक में बदल देता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए एक दलहनी पौधा है। दलहनी पौधा के जड़ों में कुछ गांठें आपको छोटी छोटी गोली सी आकृति दिख रही होगी। इस तरह से देखिए गोल गोल कुछ आकृति दिख रहा है, इस तरह का गोला गोला आकृति दिख रहा होगा। ये सब क्या है, गांठ है। ठीक है, और इन सारे गांठों में ये क्या भरा हुआ रहता है, ये राइजोबियम भरा हुआ रहता है। और ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदलता है, पौधों के उपयोग मतलब दलहनी पौधे क्या होते हैं भाई, दाल जो हम लोग खाते हैं जैसे मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, उनकी जड़ों में इस प्रकार के गांठ पाए जाते हैं। और यहाँ पे रहता है राइजोबियम नाम का जीवाणु। और यही जो जीवाणु है ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, दलहनी पौधों के उपयोग किए जाने योग्य यौगिक में। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं, आगे आप लोगों के पुस्तक में क्या बताया गया है। यह दलहन जैसा चना
मटर, अरहर, मूंग, सेम आदि फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। यहां तक तो मैं आपको समझा चुका हूं। इसके बदले फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। अब देखिए क्या है कि जो राइजोबियम है वह तो क्या करता है, वायुमंडल में जो पाया जाता है नाइट्रोजन उसको बदल देता है दलहनी पौधों के उपयोग किए जाने लायक। लेकिन बदले में दलहनी पौधे क्या करते हैं, जो राइजोबियम है, राइजोबियम को रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों जीवों को फलीदार पौधे एवं राइजोबियम एक दूसरे की उपस्थिति में लाभ पहुंचाते हैं और इनके बीच में सहजीवी संबंध पाया जाता है। इस संबंध को किसानों के लिए, ये जो संबंध है इसका किसानों के लिए बहुत विशेष महत्व है। उन्हें मिट्टी में दालों की फसलों के लिए अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली फसल के लिए भी मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन व्याप्त रहता है। प्राकृतिक विधि से अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरकों द्वारा भी कर सकते हैं। इन्हें मिट्टी का खाया हुआ पोषक तत्व तो खेतों में पुनः मिल जाता है। इस पाठ में हमने जाना कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं, बहुत कम पौधे परजीवी एवं मृतजीवी होते हैं, सभी जंतु विषमपोषी होते हैं। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर खत्म हो गया। आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे जो है इसी प्रकार से पूरे चैप्टर का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।